हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पे आएंगे। देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट को रिलेट करते हैं हम किससे? इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है आपका मोलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। WT मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और ये जो x होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। इसको या तो वैलेंसी फैक्टर कहते हैं या फिर n फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। देखिए एसिड के लिए अलग होता है, एसिड में अलग होता है, बेस में अलग होता है और सॉल्ट में अलग होता है। देखिए होता कैसे है कि जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, तो एसिड का जो एक्स होता है उसके बेसिसिटी के बराबर होता है, बेसिसिटी के बराबर होता है, मतलब उसमें से कितने H प्लस निकलेंगे वो उसका एक्स हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा या वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा या फिर वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए H2SO4 है, तो H2SO4 में इक्विवेलेंट मास अगर देखें हम, EQ मतलब इक्विवेलेंट और एम मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, और एक्स H2SO4 में कितना है H देगा 2H प्लस देगा, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो आ जाएगा 49। ठीक है, अगर हम ऐसे ही सॉल्ट देखिए यहाँ पे एसिड की जब बात करते हैं तो कुछ एसिड्स में एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ H3PO4 है, H3PO3 है। ठीक है, और एक है आपका H3PO2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या एक्सेप्शन है मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए ये H3PO3 है और दूसरा H3PO4। देखिए H3PO4 में हमारा जो इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है, उसमें जो n फैक्टर होता है वो 3 होता है कि नहीं, ये देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। P में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, फिर यहाँ क्या आ जाएगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से ये ईजिली निकल सकता है। तो यहाँ पे X कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसका बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं P डबल बॉन्ड O 3 वाले में, देखिए अगर बनाते हैं तो POH, फिर ये क्या हो जाएगा POH और ये डायरेक्ट H। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इजीली टूट जाएगा, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये नहीं टूटता है, मतलब ये H प्लस नहीं निकालता है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर एंड फैक्टर होगा वो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट मास देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3 होगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2 होगा। और जब यहाँ पे करते हैं हम P डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे डायरेक्ट H से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये एक्सेप्शन है H3PO4 में जो वैलेंसी फैक्टर है 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे O और H में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, इधर पॉजिटिव, ये इजिली टूट जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये टूट जाता है और यहाँ नहीं टूटता है। ठीक है, अब जब बेस की बात करते हैं हम, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जब बेस होता है तो इसमें जो एक्स होता है CDT, ठीक है, एक्स SCDT जो होता है वो कितने OH माइनस इसमें से निकलेगा। ठीक है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस करते हैं तो यहाँ पे जो एक्स होता है वो आपका 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो होगा आपका वो इज इक्वल टू क्या होगा मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, दोनों ही सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एक्स, विच मीन्स मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर AlOH का होल थ्राइस करेंगे तो x कितना आएगा 3 आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3। NaOH करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है,
अगर सॉल्ट की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, तो देखिए सॉल्ट में क्या होता है कि x जो होता है या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए आप, टोटल चार्ज ऑन केटायन, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। या तो नेगेटिव चार्ज आएगा टोटल या फिर केटायन पे पॉजिटिव चार्ज टोटल। जैसे Na2CO3 ले लेते हैं, ये एक सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2Na प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा CO3-2 आएगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास होगा ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड, यहाँ पे AlCl3 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा Al+3। अगर बस केटायन की बात करें तो 3 है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3। तो ये होता है आपका सॉल्ट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH Na2CO3। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ H2SO4 की जब बात करते हैं तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर, देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूले मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 और इसमें से कितना H निकलेगा 2 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH की जब बात करते हैं तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, इसमें से OH 1 निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 की जब बात करते हैं हम तो यहाँ क्या आ जाएगा, Na2CO3 106 होता है मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ से 2Na प्लस और CO3-2 यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 53 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात ये है, नोट डाल के लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिपेंड करता है, जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं H2SO4, इस रिएक्शन को देखिए H2SO4 प्लस NaOH, ये क्या देगा NaHSO4H2O, ठीक है, प्लस H2O। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा आपका वो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जनरली H2SO4 के लिए x कितना होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन में यूज हुआ है वो बस एक ही यूज हुआ है। ठीक है, ओनली 1 H प्लस यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x विच इज 1। ठीक है, तो 98 डिवाइडेड बाई 1 यानी 98 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहाँ पे इसकी जब बात कर रहे थे हमारे इस रिएक्शन के लिए 98 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा H2SO4 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर कह लीजिए। इसकी जब हम यूनिट की बात करते हैं तो ये आता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर बस n लिख देते हैं नॉर्मेलिटी। तो n में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मास तो हम निकाल सकते हैं, मास किसकी बात हो रहा है गिवन मास की बात हो रहा है, और इक्विवेलेंट मास हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन
x और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 होता है और x कितना हो गया, H2SO4 है तो 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। n इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 0.98 और इक्विवेलेंट मास कितना है 49 है और वॉल्यूम 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.04 n नॉर्मेलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर पे। ठीक है।